नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ मेरा पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे करते हुए, उसी सीरीज एनसीईआरटी सीरीज को आगे करते हुए हम आज चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जो क्लास 6 का ही चैप्टर 2 है। और आप यहाँ हेडलाइन भी देख रहे हैं, ग्लोब एवं देशांतर। ठीक, तो आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसे ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, ये समय पे कैसे इम्पैक्ट करता है, अक्षांश की क्या यूज होती है और देशांतर की क्या यूज है समय के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। तो इन सब के बारे में ही हम चर्चाएं करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो भी आपने पिछला वीडियो देखा होगा चैप्टर 1 का, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और आपको यहाँ इसमें इस ज्योग्राफी में क्या डिफिकल्टीज आ रही है, उस उसको कमेंट करके बताइए कि क्या समझने में डिफिकल्टी आ रही है, ताकि मैं आपको उस चीज को इम्प्रूव करके आगे बताऊं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ हम ग्लोब देखते हैं। यहाँ आपने एक चित्र देख रहे होंगे, ये ग्लोब है, ठीक है ना। ये पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है ना। क्या है, एक लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है ग्लोब। लगभग पृथ्वी इसी के समान है और ये उसका एक प्रतिरूप है, ठीक है ना। और ये जो दो बिंदु आप देख रहे हैं, वास्तविक में ऐसा कोई पृथ्वी पे बिंदु है नहीं, ठीक है ना, जिसको अक्ष कहा जाता है। ठीक, ये वो एक काल्पनिक बिंदु होती है। ठीक, तो आशा है कि आपने ग्लोब समझ गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और समझते जाएंगे कहाँ क्या है। तो यहाँ दे रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है, ये थोड़ा चिपटी हुई है, ठीक है ना। या उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पे थोड़ा क्या है, चिपटी हुई है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे थोड़ा चिपटी है, मध्य में थोड़ा उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। मतलब ये कह रहा है कि आप ग्लोब को देखिए कि ग्लोब क्या है। मतलब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, इसलिए ये कह रहा है कि आप ग्लोब को देखिए और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, ठीक है ना। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है ना। तो जो ग्लोब है लगभग लगभग पृथ्वी क्या है, इसी के समान है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक क्या है, प्रतिरूप है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्लोब कह रहा है कि अब ग्लोब के बारे में ये बता रहा है कि ग्लोब क्या है, विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं ग्लोब स्थिर नहीं है। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि क्या है, ग्लोब जो है वो क्या है, स्थिर नहीं है। वो एक तरह से गतिमान है। नहीं, एक तरह से क्या है, उसको मतलब वो फिक्स होता नहीं है, उसको हम घुमा सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू या लट्टू घूमता है, ठीक है ना। तो आप जैसे इस ग्लोब को आप अगर परचेज करिएगा, या इस आप अपने स्कूल या कॉलेज में देखे होंगे कि आमतौर पे टेबल वगैरह पे ये ग्लोब रखा रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये मतलब स्थिर नहीं है, ये घूम सकता है, या घुमाया जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हो रही है। ठीक, मैं बता दूं कि जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन होगा, मैं वहां पे ऐसे बता दूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से, और इसको आप नोट कर लीजिए। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप उसके बाद ये क्लास लेने के बाद एक बार क्या करिए कि खुद से इस पूरे अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, या बुक खरीद के पढ़ना चाहें तो बुक खरीद के पढ़िए। लेकिन एक दो बार खुद से भी पढ़िए, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पर कह रहा है कि ग्लोब पर क्या है कि देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है ना। कि पृथ्वी पे जहाँ पे जो है, जैसे प्रशांत महासागर जहाँ पे, अफ्रीका जहाँ पे है, भारत जहाँ पे है, ग्लोब पर भी उसी तरीके से सेम टू सेम दर्शाया गया है। ठीक, पृथ्वी के समान पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसी बातें आ रही हैं। यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पर क्या है या संदर्भ रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब जैसे कोई कोई चीज है, जैसे कोई बता दिया कि मान लीजिए कि आप किसी मतलब पटना डिस्ट्रिक्ट के ही बता दिया कि पटना डिस्ट्रिक्ट में मेरा ये गांव है, और अगर ये ना बताए कि वो किस पुलिस स्टेशन में पड़ता है या पोस्ट ऑफिस में पड़ता है, या ऐसा ना बताए, तो आप खोजते रह जाएंगे कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या है कि पृथ्वी पर ही भी क्या कर सकते हैं आप, आपको कोई बिंदु जानना है तो उसके लिए कुछ संदर्भ रेखा चाहिए, ठीक है ना। तो उसी के बारे में क्या है चर्चाएं होंगी। यहाँ कुछ नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में चुभी हुई अवस्था में, जिसको अक्ष कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर लीजिए या आप इसका नोट्स भी बनाइए, जिसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जा रहा है, ठीक है ना। कौन भाई अक्ष है, तो हम देखते हैं ये अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ दिया भी है कि अक्ष कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको अक्ष कहा जा रहा है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अक्ष कहते हैं ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है। क्या है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि ग्लोब को पृथ्वी जैसे कि कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ठीक है ना। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो अक्ष वाला सुई नहीं है, ठीक है ना। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो अक्ष है वो क्या है, एक यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि क्या है, एक काल्पनिक रेखा। इसका अक्ष जो है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि एक कह रहा है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा जो क्या है, पूरे इस ग्लोब को क्या कर रही है, बीचों बीच बांट रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है, इसको बीचे बीच ऐसे कोई एक रेखा काट रही है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक। एक सेकंड, ठीक है ना। आगे है, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, विषुवत वृत्त। इसको विषुवत वृत्त कहा जा रहा है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग जो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब जैसे अब किसी भी चीज को अगर आप बीच से काटिएगा, जैसे ये एक गोला हो गया, ठीक। इसको आप अब बीच से अगर काट रहे हैं तो दो भागों में बट रहा है। अब इधर का भाग एक होगा, एक इधर का भाग होगा, ठीक। तो इन दोनों को क्या है, ये दोनों भाग जब बीच बीच से काटा जा रहा है, तो दोनों भाग क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जितना ऊपर वाला होगा उतना ही नीचे वाला होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं को एक को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध। हम देखेंगे भी कैसे कहा जा रहा है। ये दोनों बराबर के आधे भाग है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अब क्या होता है कि इन्हीं अक्षांशों से क्या किया जाता है, वो बिंदु बताया जा सकता है कि हम इस बिंदु पे अभी खड़े हैं, या ये बिंदु, ये देश या ये राज्य या ये जगह इस यहाँ पे स्थित है। इस तरह से ये काम करता है। विषुवत वृत्त से कह रहा है आगे, एक और अच्छी चीज है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि विषुवत वृत्त पृथ्वी से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। क्या है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। और मैं यहाँ दिखा दूं पहले आपको, विषुवत वृत्त अक्षांश की चर्चा जब हुई है
फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक, अंश की चर्चाएं आगे होंगी जो बताएंगे कि अंश को कैसे क्या है। तो ये विषुवत वृत्त है जो आप देख रहे हैं, ये है विषुवत वृत्त, ठीक है ना। इसके ऊपर ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये जब ध्रुवों की तरफ जाती है तो ये क्या है, छोटी होती जाती है, यानी घटती जाती है, इसका आकार जो है छोटा होता जाता है। ठीक, और इसमें आगे चर्चा भी होगा। तो ये विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को आधे आधे भागों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध ऊ से इसको डिनोट करते हैं और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध द से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त का जो जो अंश है, अक्षांश है, वो क्या है, शून्य अंश अक्षांश, यानी 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री, ठीक है ना, को ये दर्शाता है। ठीक, चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4, यही समझने वाला बात है। कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, विषुवत वृत्त से जब आप दोनों तरफ जाइए कि ध्रुवों के तरफ, ठीक, ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है ना। कह रहा है कि जैसे अगर ये पूरा इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है, ये विषुवत वृत्त की जितनी लंबाई है पूरी, उसका यहाँ से यहाँ क्या है, 1/4 है। ठीक है ना, क्या है, 1/4 है। ठीक, तो यहाँ क्या है, 1/4 विषुवत वृत्त, वृत्त जो है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है ना, जो विषुवत वृत्त है उसके जो माप है उससे ध्रुवों का जो दूरी है वो 1/4 है। इसीलिए अब कोई भी वृत्त है उसको क्या कहते हैं, हम 360 डिग्री मानते हैं। ठीक, अब 360 डिग्री का वन चौथाई कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का अगर हम 1/4 करेंगे तो 360/4 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो ये वही चीज कह रहा है कि अतः इसका माप होगा 360 अंश का एक 1/4, ठीक है ना, यानी 90 अंश, यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, जो हम यहाँ देख सकते हैं मैप इसके। तो ये जो है उत्तरी अक्षांश है और नीचे जो है इसके नीचे होगा दक्षिणी अक्षांश, यहाँ उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं कि उत्तरी, यहाँ कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि यहाँ क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश भी पता कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त से उत्तर की सभी समानांतर रेखा उसको कहा जा रहा है जो अक्षांश रेखा है। ठीक है ना, अक्षांश रेखा को ही क्या कहा जा रहा है, समानांतर रेखा कहा जा रहा है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त से उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और इसके ही इसी तरह से सेम होगा दक्षिण, विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ठीक, इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है, ताकि हमें पता चले कि उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है कि दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है। सामान्यतः उसे उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो, दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित है, यानी 20 डिग्री अक्षांश। लेकिन उसमें अंतर क्या है, उत्तर और दक्षिण का।
जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और जो बेलो होरिजेंटो है वो विषुवत के दक्षिण में यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि जो चंद्रपुर है वो उत्तरी अक्षांश में है और बेलो होरिजेंटो है वो दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ठीक। अब आगे एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो हम यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि जो विषुवत है ये सबसे लंबा है, उसके 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जाएगा तो छोटा होगा, 40 डिग्री वो विषुवत जो वो वृत्त है 40 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो छोटा होगा, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, और जो 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है बस वो एक क्या है, एक पॉइंट मात्र है, बस क्या है, एक पॉइंट मात्र है और कुछ नहीं है वहां। ठीक है ना। और ये सारी रेखाएं क्या है, काल्पनिक है, ऐसी कोई रेखाएं पृथ्वी पे है नहीं। ठीक। तो इसका भी ध्यान रखें। तो आगे एक और फिगर यहाँ पे दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है ना। कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको क्या कहा जा रहा है, आप इसको अच्छे से समझिएगा कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको कहा जा रहा है विषुवत। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको विषुवत कहा जाता है, या विषुवत कह सकते हैं कि विषुवत का मान 0 डिग्री होता है। ठीक है ना। उसके बाद कर्क रेखा आता है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और एक मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है, जो जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का ये सारा क्षेत्र है, एक सेकंड, जो ये इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, यहाँ दिया हुआ भी है। और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त जिसका मान है, उत्तरी ध्रुव वृत्त का मान है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तर ध्रुव वृत्त को आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। इसको हम आर्कटिक, जो ये वाला है उत्तर ध्रुव वृत्त है, इसको हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसको आर्कटिक, उत्तर ध्रुव वृत्त को हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है, वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और उत्तरी शीत कटिबंध जिसको कहा जा रहा है वो उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव यानी 90 डिग्री अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध क्षेत्र या उत्तरी शीत कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। और उत्तरी ध्रुव वृत्त को आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। ठीक। सेम उसी तरह से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको, जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, अंटार्कटिक वृत्त, ANTARCTIC, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है ना, या सर्कल कह सकते हैं आप इसको। तो जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ दिया हुआ भी है कि विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री है, अक्षांश है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर के अतिरिक्त कह रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक। अब इसके आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है ना। क्या क्या है भाई, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो हमने आगे के चित्र में देख रखा है कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री
उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो इसको नोट भी कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि वो क्या क्या किन किन चीजों की बात कर रहा था। जैसे वो कह रहा था कि विषुवत वृत्त के दक्षिण में, यहाँ पे आप कह रहा है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण में अभी बातें हो रही है, तो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसको अंटार्कटिक, ये वाला जिसको अंटार्कटिक वृत्त का भी कहा जाता है, वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। और यहाँ कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, और यहाँ उत्तरी उत्तर ध्रुव वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, जिसको आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। अब फिर उनके बारे में यहाँ चर्चाएं हैं, ताप कटिबंध के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी पृथ्वी के ताप कटिबंध जो हमने वहां देखा कि फिर से एक बार मैं देख यहाँ विषुवत वृत्त वृत्त है। यहाँ देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ठीक। और अगर विषुवत वृत्त के दक्षिण में आते हैं, ठीक है ना, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है के बीच का जो क्षेत्र है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जिसको अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री यहाँ तक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो बीच का क्षेत्र है वो शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध जो क्षेत्र होता है आमतौर पे क्या है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। सेम उसी तरह से कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और उसके ऊपर उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश के बीच क्या है, या इसको ऊ से भी डिनोट कर सकते हैं 90 डिग्री, एक सेकंड, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो ये जो 90 डिग्री इसके बीच में शीत कटिबंध है, ठीक। होप आप समझ चुके होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आप इस वीडियो को 1.5 पर करके देखिए, आपको मतलब बेटर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, बात हो रही है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में क्या है, चर्चाएं हो रही हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या है, उष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जा रहा है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जा रहा है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ ये टर्च के द्वारा ये बताया है कि जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है वहां पे डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है सर पे, जिसके कारण से क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा तापमान होता है, उसमें जो बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए उष्ण कटिबंध है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहां पे क्या है, तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण से इसको शीतोष्ण कम कम मात्रा में धूप मिलता है, उसमें मिलता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जा रहा है। और यहाँ फिर शीत कटिबंध की चर्चाएं हैं। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत है, इसीलिए यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता।
तो इसके कारण से यहाँ पे क्या है, शीत कटिबंध है। क्या है, शीत कटिबंध। अब आगे फिर चर्चा हो रही है कि देशांतर क्या है भाई। अब तो हमने पढ़ लिया कि अक्षांश क्या है, अब हम देख रहे हैं कि देशांतर क्या है, ठीक है ना। तो देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम केवल अक्षांश जानकर तो नहीं बता सकते हैं, तो हमें क्या है, देशांतर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित जो प्रशांत महासागर है उसमें टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे है। क्या है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली, ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन सभी देशांतर इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर या देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जो इनके बीच की दूरी है वो देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, प्रत्येक अंश को क्या है, मिनट में, और मिनट को क्या है, सेकेंड में मापा जाता है। ये अर्धवृत्त है, ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, अर्धवृत्त है। जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त है, लेकिन अक्षांश रेखाएं क्या है, पूरी तरह से वृत्त है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त है, लेकिन अक्षांश रेखाएं क्या है, पूरी तरह से वृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ठीक है ना। किसके बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जब ध्रुवों पे वो जाती है तो वो क्या है, सारी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिए। अब आगे कह रहा है कि अक्षांश, आगे कह रहा है कि अक्षांश यानी समानांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है। अब आगे हमने पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई क्या है, समान नहीं होती है। हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं उनकी लंबाई घटती जाती है, लेकिन उसके विपरीत देशांतरीय रेखाओं के साथ क्या है कि इसकी लंबाई क्या है, समान होती है, कोई लंबा छोटा बड़ा नहीं है। इसीलिए सिर्फ इन्हें मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, ठीक है ना। तब क्या हुआ, क्योंकि इनकी सबकी लंबाई सेम है, तब सभी देशों ने क्या मिलकर एक निश्चय किया कि ग्रीनविच, जो ये इंग्लैंड में है, अब ब्रिटेन, ब्रिटेन से, हाँ ब्रिटेन में है, ग्रीनिच जो जगह है वहां से जो रेखा गुजर रही है उसको प्रमुख यमयोत्तर रेखा माना जा रहा है। ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यमयोत्तर को प्रमुख यमयोत्तर माना जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या कहते हैं, यहाँ से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम जो प्रमुख यमयोत्तर रेखा है उसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, जो ग्रीनविच से गुजरता है, ठीक है ना। ग्रीनिच, ये वाला जगह ग्रीनिच से गुजरता है, ठीक। प्रमुख यमयोत्तर तथा जो प्रमुख यमयोत्तर है, प्रमुख यमयोत्तर तथा 180 डिग्री यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, ठीक है ना। विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व तथा अक्षर पू तथा मतलब उसको डिनोट करते हैं पू से, और पश्चिम के लिए अक्षर प लिखते हैं, ठीक, का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी यमयोत्तर यानी देशांतरीय रेखा है वो एक ही रेखा है, ठीक है ना। वो एक ही रेखा पर पश्चिमी और पूर्वी जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर रेखा है वो स्थित है, ठीक। ये पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये यही सब लाइनें क्या है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्स में पूछ दिया कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और
पश्चिमी देशांतर, ठीक है ना। और एक दो तीन सेंटेंस दे दिया कि ये एक ही रेखा पे है, ये दोनों अलग अलग हैं, या ऐसा कुछ एक और सेंटेंस बना दिया और इन बता दिया कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं, नहीं पढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप। अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरी यमोत्तर से बना ग्रिड देखिए। जब अक्षांश और देशांतर मिलकर, जैसे अक्षांश रेखाएं यहां देख सकते हैं, पहले हम देशांतर रेखाएं देखते हैं। ये देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, जो क्या कर रही हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। क्या कर रही हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक। और देशांतर रेखाएं, और यहाँ देखिए, और जब देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना, और देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, ठीक है ना। अब ये जो जाल बन रहा है इसी को हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। यहाँ दिया भी है कहीं पे, अभी हमने जहां पढ़ रहे थे, यहाँ। अब ग्लोब पर अक्षांश, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आप उस स्थान का पता आसानी से लगा, उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए ये ऐसा कुछ एक कार्य करने के लिए कह रहा है, जिससे हम समझ पाएंगे कि हम कैसे इसको नापते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये ग्रिड है, यहाँ चित्र में दिया भी है, ये ग्रिड है और इसमें कुछ खास समझने वाला है नहीं। ये प्रमुख यमोत्तर रेखा है जो 0 डायरेक्शन से, जो ग्रीनिच से होके गुजरता है, और ये विषुववृत्त है जो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक सेकंड, अब यहाँ पे ये क्या है, एक मैप दिया हुआ है जो विश्व के समय क्षेत्र को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? विश्व के समय क्षेत्र को दर्शा रहा है। और ये ग्रीनिच है जो इंग्लैंड से होके गुजरता है। ये क्या है? ग्रीनविच है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक। और ये जो है, ये 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है ना। 100 जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है, उसी को क्या किया गया है, 180 डिग्री 180 डिग्री जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। तो जो 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर है, उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। और यहाँ से क्या है, जो ग्रीनविच है, अब यहाँ से हम टाइम जोन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। टाइम जोन स्टार्ट होता है यहीं से। यहाँ आगे बढ़ने पर, यानी कि पूरब की तरफ बढ़ने पर, इधर बढ़ने पर वो आगे समझ आता है, और इधर बढ़ने पर वो घटता जाता है। यहाँ से हम, अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, ठीक है ना, इधर जाएंगे तो ये समय बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो वो समय क्या होगा, कम होगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस दिया हुआ है, +8 +6 +5 +1, इधर माइनस में दिया हुआ है। आगे आप और समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे कह रहा है कि देशांतर और समय के बारे में बता रहा है, ठीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति, ठीक है ना। पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त क्या है, प्रतिदिन होता है, अतः
वास्तविक ही स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन होगा। ठीक है ना? स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परिछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर के सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है ना? तो इससे लगाया जाता है। अब ग्रीनविच पर स्थित, अब यहाँ आया ग्रीनविच की बात। ठीक है ना? ग्रीनविच पर स्थित ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है ना? चूंकि पृथ्वी से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, चूंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उसका समय क्या होगा, पीछे होगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक सेकंड, यानी कि ग्रीनविच समय से यहाँ आगे दिया हुआ है, यहाँ पीछे दिया हुआ है। तो ग्रीनविच के जो ईस्ट में, जो भी पूरब में जो जो समय कंट्री होंगे, उनका समय जोन क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, और इधर जो होगा वो पीछे होगा। ठीक है ना? उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में है। ठीक है ना? यहाँ से आप अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो एक दिन आपका क्या होगा, घट जाएगा। और हाँ, और इधर जाएंगे आप पश्चिम की तरफ, तो एक दिन आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ थे। उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय में अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। ठीक है ना? तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। एक पूरा चक्कर लगाने में 360 डिग्री लगता है, और 24 घंटे का समय, अर्थात एक घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है। ठीक, अर्थात 4 मिनट में वो 1 डिग्री का घूम पाती है। ठीक है ना? इस प्रकार जब जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व समय होगा, यानी कि 15 गुने 4 60 मिनट आगे होगा, 15 डिग्री पूर्व में। और इसी तरह से अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो वो 60 मिनट क्या होगा, कम होगा, यानी कि वहां अगर 12 बज रहा है तो वहां क्या होगा, 1 घंटा कम 11 बज रहा होगा। और वही ग्रीनिच से पूरब में क्या हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा समय। ठीक, ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से पश्चिम का समय जो मैं यहाँ समझा चुका हूँ, तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी कि क्या होगा, वहां सुबह के 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब कह रहा है कि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उसी समय 180 डिग्री अक्षांश पे क्या होगा, मध्य रात्रि हो रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी में के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमयोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। अब आपने सुना होगा कि भारत का मानक समय 82.82 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 82.82 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना? एक सेकंड, 82.82 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी देशांतरीय रेखा है, सॉरी, उत्तरी देशांतरीय 82.82 डिग्री उत्तरी देशांतरीय रेखा है, जो भारत का मानक यमयोत्तर है। ठीक है ना? तो हम ऐसा क्यों मानते हैं, ठीक, उसके बारे में यहाँ चर्चा दिया गया है। मैं फिर से बता दूं कि 82.82 डिग्री जो भारत का मानक समय है, वो 82.82 डिग्री देशांतर है। ठीक है ना? क्या है, देशांतर, उत्तरी 82.82 डिग्री, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड गलत हो रहा है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, मैं यहाँ गलत कर दिया हूँ, सॉरी इसके लिए। 82.82 डिग्री पूर्वी पूर्वी देशांतर।
ठीक है ना। ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ठीक, भारत का मानक यमी उत्तर आगे इसमें दिया भी हुआ है। अलग अलग यमी उत्तर पे स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर के कारण ऐसा हो रहा है होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, जो गुजरात में द्वारका है और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमयोत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो इसलिए समय सारणी को आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, जो देश के बीचों बीच से गुजरने वाली जो देशांतरीय रेखा है, ये जो ये यमयोत्तर रेखा है, उसी को मानक समय माना जाए। इस यमयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को इस यमयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो मैं इससे पहले बताया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यमयोत्तर माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यमयोत्तर माना जाता है या मानक समय माना जाता है, ठीक है ना, इस रेखा को। ठीक, इस यमयोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि भारतीय मानक समय क्या है, तो वो क्या माना जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहाँ देख भी लीजिए, भारत का मानक यमयोत्तर, ये जो वाला लाइन है, ये जो लाइन खींचा जा रहा है यहाँ पे, वो भारत का मानक समय है, क्योंकि ये क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो होप आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि कोई कबीर के बारे में चर्चा है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत तथा इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है, ठीक है ना। लंदन में 12 बजे लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा, ठीक है ना, तथा देर रात्रि को समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना। ये बीपीएससी के बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत का जो समय है ग्रीनविच समय से कितना आगे है, ठीक है ना। तो 5.5 घंटे, ठीक है ना, 5.5 घंटे आगे है, ठीक। और भारत का मानक यमयोत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत ग्रीनिच से पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशांतरों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार, क्योंकि वो बहुत बड़े देश हैं, इसके कारण से उनका देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से वहां एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए रूस में क्या है, 11 मानक समयों को अपनाया गया। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है ना। एक समय क्षेत्र के अंदर 15 डिग्री देशांतर होता है, ठीक। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसका जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसमें कुछ पूछेगा नहीं। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है, जो वन लाइनर है, तो प्रमुख यमयोत्तर का मान क्या है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये आप खुद से करिए। और जो कुछ क्वेश्चन होगा,
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, मैं फिर आपको डिस्कस करा दूंगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। जय हो।